गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज आपको हम इसका आईआर का लास्ट लेक्चर लेने चल रहे हैं, जिसमें आपको हेडिंग डालनी है नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आप लीनियर का लिए पढ़ रहे थे वैसे आप नॉन लीनियर के लिए पढ़ेंगे। मान लीजिए, ठीक है, कि कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कैपिटल एन एटम है, तो कंसीडर दैट मान लीजिए कि द मॉलिक्यूल्स containing कैपिटल एन एटम्स। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कैपिटल एन एटम है 10। आप क्या लिखते थे? ट्रांसलेशनल, टोटल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ठीक है, तो सबसे हम पहले लिखते थे टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। फार्मूले के अनुसार यह 3n होती थी। कितनी होती थी? 3n। तो हो जाएगी 3 × n बराबर 3n। ये फार्मूला ही है, n हमने रखा हुआ है। ठीक, अब हम आते थे ट्रांसलेशनल। क्या आते थे? ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, चूंकि 3 होगी। ठीक है, रोटेशनल कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि तीनों एक्सिस पर रोटेट करेगा, तीनों एक्सिस पर ट्रांजिट करेगा। अब हम लास्ट में निकालते थे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस 3n में से इन दोनों को घटाया जाता था, 3 दूना 6। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी वो 3n - 6 आएगी। एग्जाम्पल से समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे गरीब मेरा एग्जाम्पल वाटर मॉलिक्यूल है, आसानी से मिल जाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल में टोटल n कितना है बेटा? 3 है। ठीक ना? और ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और कैसा संरचना रखता है? बेंट स्ट्रक्चर रखता है। ठीक ना? तो ये थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे। H2O मॉलिक्यूल इज ए नॉन लीनियर molecule having bent structure, या इसको भी से भी कहा जाता है। ठीक ना? इतना बता दिया। अब हम चलते हैं, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर H2O मॉलिक्यूल n = कितना मिला आपको? 3। कितना मिला? n = 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक, तो नंबर ऑफ एटम्स = 3। नंबर ऑफ एटम्स को हम कैसे दिखाते हैं? कैपिटल N से दिखाते हैं। वैल्यू कितनी आई? 3। फिर हम लिखते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम = 3n होता है, तो 3 × 3 = 9 आया। कितना आया? फिर हम आते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। वैल्यू कितनी होगी? 3। फिर आते हैं रोटेशनल पर, 3 हो जाएगी। अब हम निकालते हैं वाइब्रेशनल। 3n मतलब 9 - 6 = 3। कितना आया? 3। अब नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन भी यही हम निकाल लेते हैं n - 1 से। कितना स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा? नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन फार्मूला क्या है बेटा? n - 1। n की वैल्यू 3 - 1, तो स्ट्रेचिंग कितनी आएगी? 2। वाइब्रेशनल कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक ना? अब वाइब्रेशनल मूड्स निकाल लेते हैं तीनों का। कितना निकाल लेते हैं?
वाइब्रेशनल मोड्स। आप इतना यहां तक नोट्स बनाइए, मैं इतना रफ करने वाला हूं। जितने का काम हो गया उतना रफ कर दे रहा हूं। तो वाइब्रेशनल मोड्स निकालते हैं। द वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ H2O molecule are shown below. अब आप समझिए कैसे कैसे दिखा सकते हैं। एक एटम यहां हो, मान लीजिए ऑक्सीजन यहां है और हाइड्रोजन यहां है। ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो हाइड्रोजन, ये हो गई ऑक्सीजन। ठीक, पहला तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो सकता है कि सेंट्रल एटम से दोनों दूर जा रहे हों या सेंट्रल एटम के नजदीक आ रहे हों। तो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हुई क्योंकि दोनों एक जैसा कोण दिखा रहे हैं। तो इसका नाम क्या पड़ने वाला है? सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। अब ऐसा हो सकता है कि इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ये दोनों हाइड्रोजन में से एक तो दूर जा रहा हो लेकिन दूसरा क्या हो रहा हो? नजदीक जा रहा हो। ये कौन है? ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और ये आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ये कैसी है? ये असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। कैसी है? असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। ठीक, अब ऐसी संभावना हो सकती है जो तीसरा वाइब्रेशनल मोड मिलने वाला है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल छोटा सा, ऑक्सीजन का बड़ा सा मैंने बनाया है। ठीक है, कि ये दोनों अप हो रहे हो प्लेन के। कैसे हो रहे हो? प्लेन के अप हो रहे हैं। ये कैसा है? ये बेंडिंग है। कैसा है? बेंडिंग है। बात समझ में आई? अब जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं बेंजीन मॉलिक्यूल का। किसका लेते हैं? बेंजीन मॉलिक्यूल का। ठीक है, अगला एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, बेंजीन मॉलिक्यूल। बेंजीन मॉलिक्यूल, आप फार्मूला जानते हैं C6H6। तो इस बार एटम्स की संख्या कितनी हो गई? कितनी हो गई? 12 हो गई। कितनी हो गई? और बेंजीन क्या है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक ना? क्या है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो एक लाइन इसके विषय में भी बताएंगे कि बेंजीन इज ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। फॉर बेंजीन कैपिटल N इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, ये ऐसे मत करिए, ये करिए। नंबर ऑफ एटम 6 दूना 12, कितने हो जाएंगे? 12, 3n मतलब 3 गुने 12 36 आ गया। 3 क्या मिलेंगे आपको? ट्रांसलेशनल। 3 मिलेंगे रोटेशनल। वाइब्रेशनल कितना मिला? 36 माइनस 6 इक्वल टू 30। कितना मिला? 30। और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन n-1 है, तो n माइनस फार्मूले से n-1, n की संख्या 12 माइनस 1 बराबर 11। ठीक, इसका मतलब ध्यान से देखिए 30 बैंड्स अब ऑब्जर्व होने वाले हैं। ठीक, अब ये 30 बैंड क्यों ऑब्जर्व हो रहे हैं, इसके विषय में हमें अध्ययन करना होगा। बस एक लाइन बताना पड़ेगा कि 30 बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन IR स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। अब उसका कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां तक रफ करता हूं, नीचे वाला आप देखते रहिएगा। ऊपर का हो गया है, ऊपर का मैं रफ कर रहा हूं। ठीक, तो एक लाइन बताना पड़ेगा। 30 बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन IR स्पेक्ट्रा ऑफ बेंजीन। बेंजीन में 30 आपको मिले बेंजीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बात समझ में आई? और इसका कारण लिखिए।
एन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजन, एन अकाउंट ऑफ फॉलोइंग रीजन, ये कुछ कारक हो गए। ठीक, चलिए नीचे का रफ कर देता हूं, नीचे की में जरूरत नहीं है, आप बना लिए होंगे नोट्स, वीडियो को रोककर नोट्स बना लीजिए। पहला कारण देखिए कि पहला कारण क्या है कि जो फंडामेंटल बैंड्स हैं दैट फॉल्स आउट साइड ऑफ द रीजन ऑफ इन्वेस्टिंग एटम। पहला कि जो फंडामेंटल बैंड्स है, फंडामेंटल बैंड्स के विषय में बता चुका हूं कि फंडामेंटल बैंड्स, फंडामेंटल मतलब जिसमें सिमेट्री हो, असिमेट्री हो, बेंडिंग हो, स्ट्रेचिंग हो, ये सब कैसे हैं? फंडामेंटल हैं। फॉल्स ऑन आउटसाइड ऑफ फंडामेंटल बैंड्स दैट फॉल्स ऑन outside of the region of investing atoms, कुछ ऐसे हैं जो रीजन क्षेत्र से बाहर मिलते हैं। ठीक, और दूसरा कारण है कि कुछ ऐसे भी वाइब्रेशन है जो डी जनरेट हैं। कैसे हैं? डी जनरेट है। सर्टेन वाइब्रेशंस आर डी जनरेट, कुछ ऐसे हैं जो दो एक ही क्षेत्र पर मिल रहे हैं, एक ही रेंज पर मिल रहे हैं। ठीक ना। और तीसरा मुख्य कारण है कि जो फंडामेंटल बैंड्स हैं जो नहीं ऑब्जर्व हो रहे हैं, आर नॉट टू ऑब्जर्व ड्यू टू लैक रिक्वायर्ड चेंज इन द डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट में जितना परिवर्तन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, इसलिए कुछ फंडामेंटल बैंड्स नहीं मिलते। फंडामेंटल बैंड्स दैट आर fundamental bands that are not too observed, नहीं ऑब्जर्व हो पाते ड्यू टू लैग रिक्वायर्ड, लैग मतलब अभाव, लैग रिक्वायर्ड चेंज इन द डाइपोल मोमेंट, यानी म्यू की वैल्यू जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता, इसीलिए कुछ फंडामेंटल बैंड्स हमको नहीं मिल पाते। ठीक है, ये हो गया किसके लिए बेटा? बेंजीन मॉलिक्यूल के लिए। अब चलते हैं SO2 मॉलिक्यूल के लिए। किसके लिए? SO2 मॉलिक्यूल के लिए। इसको मिटाता हूं, फिर SO2 का लगाता हूं, आप वीडियो को रोककर नोट्स बना लीजिएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं SO2 का। किसका लेते हैं? SO2 का। SO2 कैसा है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। एक लाइन लिख दीजिए कि SO2 मॉलिक्यूल इज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। फॉर SO2 नंबर ऑफ एटम्स पहले निकालते हैं आप। नंबर ऑफ एटम्स जिसको हम कैपिटल N से दिखाते हैं, वैल्यू होती है 3। फिर निकालते हैं टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या निकालते हैं? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वैल्यू क्या होती है बेटा? 3n, n की वैल्यू 3 तो निकलेगा 9। क्या निकलेगा? 9। अब हम निकालते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीनों में एक्सिस पर होगा, रोटेशनल भी कैसा होगा? तीनों एक्सिस पर होगा। अब हमारा नंबर आता है वाइब्रेशनल का। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n - n,
तो 9 माइनस 3 दूना 6, कितना आया 3। अब हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, द नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। फार्मूला क्या कहता है, n माइनस 1, n की वैल्यू 3 माइनस 1 यानी 2 आपकी बेंडिंग आएगी। ठीक, अब वाइब्रेशनल मोड निकालते हैं SO2 मॉलिक्यूल में। द वाइब्रेशनल मोड इन SO2 molecule is shown below, जैसा आपको नीचे दिखाया गया है। ठीक है, कैसे होगा, एक यस होगा, 2 लगे होंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, बॉन्ड से कोई मतलब नहीं होता हमारा, सिंगल है कि डबल है। दोनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सेंटर से या तो दूर जा रहे हो, सेंटर का एटम कौन है, सल्फर, या तो सल्फर से दोनों दूर जा रहे हैं या सल्फर के दोनों नजदीक आ रहे हैं। एक तरह का वर्क मिल रहा है, इसको सिमेट्रिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहा जाता है। दूसरा बन सकता है कि ऑक्सीजन एक तो सेंटर से दूर जा रहा हो, दूसरा सेंटर की तरफ जा रहा हो, यानी बॉन्ड लेंथ एक की घट रही हो कि बढ़ रही हो, तो असिमेट्रिक है। कैसा है, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें डाइपोल मोमेंट μ0 होता है, इसलिए इसमें IR इनएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि दोनों का डाइपोल सेम होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका μ0 होगा। जब μ0 होगा तो यह IR इनएक्टिव होगा, इसमें डाइपोल मोमेंट मिलेगा, 0 से ज्यादा मिलेगा, इसलिए IR एक्टिव है। तीसरा हो सकता है कि सल्फर एटम से जो ऑक्सीजन दोनों जुटे हुए हैं वो कैसे हो, बेंडिंग मूड में हो। कैसे हो, बेंडिंग में हो। कैसे हो, बेंडिंग में हो। सल्फर आ रहा हो नीचे प्लेन के, ऑक्सीजन दोनों प्लेन से ऊपर जा रहे हो, तो इसको बेंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेंडिंग वाइब्रेशन कहा जाता है। बाकी डिटेल आपको पढ़ाया गया है, कितने प्रकार की हैं, कैसे हैं। ठीक, बात क्लियर आई। अब हम आप दिखाते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। नेक्स्ट, इसको वीडियो रोकिए, कॉपी करिए, 1 2 3 काम खत्म। चलिए आगे चलते हैं। फंडामेंटल आपको दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन दिखाते हैं। हेडिंग डालते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। किन वाइब्रेशन को हम फंडामेंटल कहते हैं, किन किन, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, इन द प्लेन, आउट द प्लेन, ठीक ना, बेंडिंग वाइब्रेशन, ये सब क्या है, फंडामेंटल है, फंडामेंटल वाइब्रेशन है। इसलिए इससे जो बैंड मिलता है उनको फंडामेंटल बैंड कहा जाता है। ठीक ना, लिख डालिए, द सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, कामा असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, इन प्लेन मतलब प्लेन के, इन प्लेन बेंडिंग, इन प्लेन बेंडिंग एंड आउट द प्लेन बेंडिंग, आउट द प्लेन बेंडिंग। बात समझ में आ रही है, आउट द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन, इन द प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन आर फंडामेंटल वाइब्रेशन। कैसे हैं, फंडामेंटल वाइब्रेशन है, फंडामेंटल वाइब्रेशन कहे जाते हैं। बात समझ में आ गई। अब इससे जो बैंड ऑब्टेन्ड होगा वो कहा जाएगा फंडामेंटल बैंड्स, एंड बैंड्स ऑब्जर्व्ड या ऑब्टेन्ड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन, इस तरह के वाइब्रेशन से जितने भी बैंड्स पाए जाएंगे आर कॉल्ड
फंडामेंटल बैंड्स। ये सेक्शन ए के क्वेश्चन है बेटा, इनको आप रट डालिएगा। अब दूसरा आएगा नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। अब इनको छोड़ दीजिए, जिन जिन का नाम लिखा है आपने उनको छोड़ दीजिए। इनको सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, इन प्लेन बेंडिंग, आउट प्लेन बेंडिंग, इनको छोड़ दीजिए। ठीक, ओवरटोन्स, कॉम्बिनेशन, डिफरेंस, ये सब क्या देंगे? नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन है, और इनसे जो बैंड प्राप्त होगा उनको कहा जाएगा नॉन फंडामेंटल बैंड। द वाइब्रेशन काजिंग किसके किसके कारण? ओवरटोन्स से, कॉम्बिनेशन से, एंड डिफरेंस से। ये तीनों चीजें मैंने आपको सिखाई है। एंड डिफरेंस ऑफ फंडामेंटल बैंड्स, डिफरेंस ऑफ फंडामेंटल बैंड्स आर नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन। कैसे हैं सब? नॉन फंडामेंटल वाइब्रेशन से। ठीक है, और इससे जो बैंड मिलेगा वो क्या कहा जाएगा? नॉन फंडामेंटल बैंड्स। ठीक ना, बात समझ में आ गई? अब आते हैं सिलेक्शन रूल। नेक्स्ट हेडिंग पड़ता है आपका सिलेक्शन रूल। कौन कौन होंगे आईआर एक्टिव? सिलेक्शन रूल यही बताता है। नॉर्मली कहा जाता है जिसका म्यू ग्रेटर देन 0 हो वो आपका आईआर एक्टिव होगा। ठीक, लेकिन यहां कहा जाता है कि जो सेंट्रोसिमेट्री नहीं हो उन्हीं का म्यू ग्रेटर देन 0 होगा। अगर सेंट्रोसिमेट्री उपस्थित है, ठीक, तो म्यू हमेशा 0 होगा। सेंट्रोसिमेट्री क्या है? कि सेंट्रल एटम के सापेक्ष जो वाइब्रेशन हो वो सिमेट्रिकल ना हो, एक जैसा ना हो, यानी दोनों एक साथ दूर जा रहे हो, ये सेंट्रोसिमेट्री है। दोनों एक साथ सेंटर के नजदीक आ रहे हो, ये भी सेंट्रोसिमेट्री है। एक जैसे ना होने का मतलब एक दूर जा रहा हो दूसरा नजदीक आ रहा हो तो दोनों के गुण डिफरेंस है, यानी दोनों के बॉन्ड लेंथ डिफरेंट, एक का घट रहा है दूसरे का बढ़ रहा है। यह है आपका नॉट सेंट्रोसिमेट्री। ऐसे कंपाउंड्स का म्यू ग्रेटर देन 0 होता है। यह है आपका सिलेक्शन रूल। ओनली दोज वाइब्रेशंस, हाईलाइट करके लिखिए, ओनली दोज वाइब्रेशन आर, केवल वही वाइब्रेशन इफेक्टिव इन काजिंग एब्जॉर्प्शन, इफेक्टिव इन काजिंग वाइब्रेशन which are not centrosymmetric, which are not centrosymmetric। ये आप लाइन याद कर लीजिएगा, which are not centrosymmetric। अब सेंट्रोसिमेट्रिक क्या है उसको समझिए कि सेंट्रोसिमेट्रिक वास्तव में है क्या, किसको कहा जाएगा कि सेंट्रोसिमेट्री हो। दैट इज द वाइब्रेशन आर नॉट सिमेट्रिकल, दैट इज द वाइब्रेशन आर नॉट सिमेट्रिकल, not symmetrical about the center of the molecule, about the center of the molecules। ये है आपका सिलेक्शन रूल।
या शॉर्टकट में आप कह सकते हैं जिसका म्यू ग्रेटर देन 0, क्योंकि सब किधर ले जा रहा है, सब ले जा रहा है म्यू की तरफ। अभी एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि म्यू ग्रेटर देन 0 क्यों कर रहा है। इसको नोट करिए, मैं एग्जांपल लिखने चल रहा हूं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे CO2 का एग्जांपल लेते हैं, CO2 मॉलिक्यूल का। CO2 मॉलिक्यूल को देखिए, ठीक ना, 3 का है, नंबर ऑफ एटम्स 3, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। उसको दिखाता हूं, जिसमें बेंडिंग कितने आएंगे, 2 आएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएंगे। उसको देखिए, एक तो ऐसा हो सकता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे बना हो, ये आपका सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से दोनों दूर जा रहे हो, या सेंट्रल एटम के दोनों नजदीक आ रहे हो, तो कैसा हुआ, सिमेट्रिकल हुआ। क्या हुआ, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हुई। अब आप समझिए, जितना म्यू इधर चेंज हो रहा है उतना म्यू इधर चेंज हो रहा है। डाइपोल मोमेंट, इसका डायरेक्शन प्लस इसका डायरेक्शन माइनस, दोनों कैंसिल हो गए। इसी को कहा जाता है, इस समय यह सेंट्रोसिमेट्री में है। कैसा है यह, सेंट्रोसिमेट्री में है, सेंट्रोसिमेट्रिक है। कैसा है, सेंट्रोसिमेट्रिक, क्योंकि इस जो सेंट्रल एटम है उसके सापेक्ष दोनों का बिहेवियर एक जैसा है। दोनों सेंटर से दूर जा रहे हैं या दोनों सेंटर से नजदीक आ रहे हैं। ऐसी अवस्था में इसका म्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एक का डाइपोल मोमेंट दूसरे के डाइपोल मोमेंट से कैंसिल आउट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि यह IR इनएक्टिव है। दोनों चीजें मैं सिखा दे रहा हूं, सेंट्रोसिमेट्री से भी सिखा दे रहा हूं और डाइपोल मोमेंट से भी सिखा रहा हूं। अब चलिए दूसरा देखिए, ऐसी संरचना इसकी हो सकती है, एक सेंटर से दूर जा रहा हो, एक सेंटर की तरफ जा रहा हो, ठीक। अब असिमेट्रिक हो गया, कैसा हो गया, असिमेट्रिक हो गया, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो गई। ये कैसा है, नॉट सेंट्रोसिमेट्री। ये कैसा है, नॉट सेंट्रोसिमेट्रिक है। इसका मतलब समझिए कि सेंट्रल एटम के सापेक्ष इनका बिहेवियर एक जैसा नहीं है। क्यों, एक सेंटर से दूर जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, एक सेंटर से नजदीक आ रहा है, बॉन्ड लेंथ घट रही है। ऐसे समझिए कि दोनों का डाइपोल मोमेंट देखा जाए तो म्यू ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। दोनों कैसे हैं, एक ही दिशा में हैं। इसका मतलब यह IR एक्टिव है। ये कैसा है, IR एक्टिव है। अब बेंडिंग में देखिए, बेंडिंग 2 मिलेगा। बेंडिंग समझिए, ऑक्सीजन कार्बन ऐसा है, ऑक्सीजन ऐसे है, ऑक्सीजन ऐसे, बॉन्ड सिंगल दिखाइए चाहे डबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। अब समझिए कि यह प्लेन के एबव हो और यह प्लेन के नीचे हो। कैसे हो, प्लेन के नीचे हो, तो दोनों का डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होगा। अगर इसका इससे कैंसिल मांगे तो ये बच जाएगा। ये कैसा है, IR एक्टिव है, IR एक्टिव है। क्यों IR एक्टिव है, क्योंकि म्यू ग्रेटर देन 0 है, या नो सेंट्रोसिमेट्रिक है, ठीक। एक और इसका एग्जांपल बन सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन बिलो द प्लेन हो, दोनों ऑक्सीजन एबव द प्लेन हो, ठीक। ये भी कैसा है, ये बेंडिंग है, कैसा है, बेंडिंग वाइब्रेशन है। ये भी कैसा है, IR एक्टिव है, IR एक्टिव है। क्यों IR एक्टिव है, म्यू ग्रेटर देन 0 है, या नो सेंट्रोसिमेट्री है, ठीक, नो सेंट्रोसिमेट्रिक है। बात समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन हो जाए कि सैंपल कैसे बनाएंगे, और एप्लीकेशन, 2 ही चीजें बची है। मैं इसका बना देता हूं आपको, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल फॉर IR एब्जॉर्प्शन स्टडी, ठीक। इसका नोट्स बनाइए, वीडियो को रोकिए, आगे चलिए।
प्रिपरेशन ऑफ sample for IR absorption studies of sample for IR absorption studies। सैंपल बनाने के लिए सिंपल सा आप ले लीजिए, चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए, चाहे कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिए, चाहे क्लोरोफॉर्म ले लीजिए, इसमें डिजॉल्व करके सैंपल को बनाया जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई? लिख लीजिए एक लाइन। द सैंपल इज प्रिपेयर, सैंपल इज प्रिपेयर्ड in dissolving इसमें CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, ETC, इन्हीं तीनों में डिजॉल्व करके हम IR के लिए सैंपल का निर्माण करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपको शुरू में ही बता दिया गया है। एप्लीकेशन लास्ट हेडिंग है, एप्लीकेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहले ही डिफिनीशन में बता दिया गया था बेटा कि कंपाउंड का स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए, क्या प्राप्त करने के लिए? स्ट्रक्चर जानने के लिए, कुछ विशेष में कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप जानने के लिए। किसको जानने के लिए? फंक्शनल ग्रुप जानने के लिए। ठीक, और कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें इंटरमीडिएट बनता है। क्या है? तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या करना है? जैसे समझिए कि A+B मिलकर बनाया AB स्टार। अब AB स्टार डिकम्पोज होके प्रोडक्ट दिया। क्या दिया? प्रोडक्ट। तो ये हमारा इंटरमीडिएट है। क्या है बेटा? इंटरमीडिएट है। अब हमारा इंटरमीडिएट बना कि नहीं, तो हम इसका IR कर लेंगे। क्या कर लेंगे? IR कर लेंगे और जान जाएंगे कि हमारा इंटरमीडिएट बना कि नहीं। अगर बना तो इसका मतलब रिएक्शन यहां से यहां तक हो चुका है। ठीक, तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए ये कहां उपयोग होगा? ये ऐसे रिएक्शन में उपयोग होगा जिसमें इंटरमीडिएट का निर्माण हो रहा होगा। तो इंटरमीडिएट का हम IR करके इसकी संरचना स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो जान जाते हैं कि AB ने मिलकर AB स्टार बना दिया है। अब रिएक्शन क्या होगा? प्रोसीड होगा आगे। तो इंटरमीडिएट की स्ट्रक्चर क्या जानना है? स्ट्रक्चर जानने के लिए हम IR का उपयोग करते हैं। थैंक यू। बस आज की यही कहानी, IR इतना ही। नेक्स्ट मुलाकात होगी फोटो केमिस्ट्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।